थोड़ा सा पोर्शन है वेल्थ का, तो इसको मैं अच्छी कंपनीज में लगाता हूँ ना, मुझे इतनी डाइवर्सिफिकेशन करने की क्या ज़रूरत है। तो 2-4 थीम्स की बात करते हैं, उसमें फिर कंपनीज भी आ जाती हैं। फिर प्रॉफिट जो चल रहा है इन कंपनीज का ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है, यानी कि जिस प्राइस पे सीमेंट बिक रहा है और जिस प्राइस पे वो बनता है उसमें फ़र्क भी अच्छा है। वो अगर आपको 110 रुपये का मिल रहा है, और दूसरा जो उसका बिल्कुल ही जेनेरिक वर्जन है जिसमें केमिकल वही है लेकिन आपको ट्रस्ट नहीं है, वो 100 रुपये का मिल रहा है, आप बताएं आप कौन सा लेंगे? 110 वाला। 110 वाला लेंगे ना, आपको इतनी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी आप इतना बड़ा रिस्क लें। सही है। सही है। आप फायर को मतलब ऐसे नहीं लें कि मुझे जल्दी रिटायर होना है, क्योंकि मर्द के लिए ना मैं समझता हूँ जल्दी रिटायरमेंट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। सबसे पहले तो ना आपको पता होना चाहिए आपका वाई, कर क्यों रहे हो तुम। फातिक जिस पे वीडियोस बनाता है, फिनकलाब जबरदस्त वीडियोस बनाता है फातिक भी। मेरा पहला कोर्स जो था स्टॉक मार्केट का, वो फंडामेंटल वाला जो उनका कोर्स है सर्वाइवल का, मतलब वो आपको एक बहुत अच्छा स्टार्ट देता है, बहुत अच्छा स्टार्ट देता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम एक बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट लेकर आए हैं आपके सामने। पिछले आधे पौने घंटे से हम लोग डिस्कशन कर ही रहे थे, और मैंने भी ऐसी आज कुछ बातें जो है ना वो सीखी हैं, जो कि मेरे इन्वेस्टिंग नॉलेज में भी उसने बहुत ज़्यादा इजाफा किया है। इस चैनल पे हम लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा वीडियोस शेयर करते रहते हैं कंपनीज़ के बारे में, डिटेल्ड टॉप कंपनीज़ कौन सी हैं। लेकिन एक आज हम ऐसा एस्पेक्ट जो है ना वो कवर करेंगे, जो कि एक आम बंदा जो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर रहा होता है, जब उसके पास इतनी एक्सपर्ट नॉलेज नहीं होती, तो वो कैसे वो लीप ऑफ फेथ ले। सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती हैं, अपने दोस्तों में भी वो सुन रहा होता है कि वही सबके प्रॉफिट बन रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी हिचकिचाहट जो है ना वो दिमाग में हमेशा रहती है। तो आज के पॉडकास्ट में हम लोग आपको अगले साल स्टॉक मार्केट कैसी लग रही है, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, इन सब चीज़ों पे भी बातें करेंगे। बेस्ट कंपनीज़ कौन सी हैं ये भी बताएंगे। लेकिन शुरू हम यहाँ से करेंगे कि अगर आपके माइंड में थोड़ी सी भी कोई डाउट आ रहा है तो उसको क्लियर करने का, और ये जो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है इसको स्टार्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है। और उसके लिए आज हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, जिन्होंने अपनी पिछले 1 से 2 साल की जो जर्नी है, और पहले तो बहुत मुश्किल होता था जिस टाइम पे पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट की बातें चल रही थी, ये सारी बातें, उस टाइम पे उन्होंने ये जर्नी स्टार्ट भी की, बल्कि हज़ारों लोगों के साथ शेयर भी की। सो आज आपको इस पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है। और हम वेलकम करते हैं अम्मार को, जिनको आप शायद फायर चेसर के नाम से भी जानते होंगे, और इनसे पूछते हैं इन्होंने अपनी ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जो जर्नी है ये कैसे स्टार्ट की, वो कौन सी चीज़ थी जिससे इनको वो फाइनल कन्विक्शन आ गई और इन्होंने अपना फर्स्ट स्टेप लिया। तो आइए वेलकम करते हैं अम्मार को। अस्सलाम वालेकुम अम्मार, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस कन्वर्सेशन। और मैं मतलब बता नहीं सकता कि अगर काश हम जो हमने पिछले 30 मिनट में बातें की हैं, अगर हम वो रिकॉर्ड करते तो शायद और भी ज़्यादा वैल्यू मिलती। लेकिन बट अगेन बहुत अच्छी रही जर्नी। और स्टार्ट इस तरह कर सकते हैं कि ये जो फायर का कॉन्सेप्ट था ना, ये इंट्रोड्यूस कराया था पहले 92 के अंदर। एक फाइनेंशियल लिटरेसी की एक स्पीकर होती थी, आई गेस विकी रॉबिन। उनकी एक बुक थी योर मनी और योर लाइफ। बहुत ज़बरदस्त बुक थी वो, मैंने पढ़ी है। अच्छा अम्मार, फायर जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, शायद कुछ लोग इसको किसी और नाम से जानते हो। हाँ, वैसे है तो ये जर्नी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, लेकिन फायर को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, फायर स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली। यानी कि मतलब आप अपनी ये सारी जॉब की चिक चिक से जो है छुटकारा पा सकते हैं। बिल्कुल, असल में इसके मतलब ये बहुत ना ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। आप फायर को मतलब ऐसे नहीं लें कि मुझे जल्दी रिटायर होना है, क्योंकि मर्द के लिए ना मैं समझता हूँ जल्दी रिटायरमेंट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। रिटायरमेंट होती नहीं है। तो आपने ये देखना होता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ, अगर मुझे वो पसंद नहीं आ रहा, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि यार उससे मुझे पैसे अच्छे मिलते हैं या मेरी ज़रूरत है, मेरा सर्वाइवल इससे जुड़ा हुआ है, तो अगर मैं एक फाइनेंशियली इतना इंडिपेंडेंट हो जाता हूँ थोड़ा टाइम इन्वेस्टमेंट करने के बाद या कुछ ऐसे डिसीजंस लेने के बाद, कि मैं सोचूं कि यार ये काम मैं ना करूं, इसकी जगह में वो काम करूं जो मुझे करना पसंद है, चाहे से उसके बदले में मुझे उस तरीके के पैसे मिल रहे हो या ना मिल रहे हो। वो पैसे आप कहीं और से जनरेट कर रहे होते हैं इन शॉर्ट, और आप वही काम करते हैं जो करने का आपका दिल करता है। तो ये अर्ली रिटायरमेंट इसको कहते हैं, क्योंकि काम तो आपने कुछ ना कुछ करना है। तो देखा जाए तो लोग इसको इस तरीके से देखते हैं कि यार मैंने बहुत सारा सम ऑफ मनी जमा कर लिया, अब मैं घर पे बैठ के खाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि मुझे याद है हमारी एक्स कम्युनिटी में एक मेंबर हुआ करते थे ट्विटर की, मुझे उनका नाम याद नहीं है, लेकिन उन्होंने ये अचीव कर ली थी।
अच्छा। हाँ, अचीव कर ली थी उन्होंने अपनी फायर। हाँ। और उन्होंने बोला था कि भाई अब मेरी फायर अचीव हो गई है, और वो अपने घर से उन्होंने एक जगह अपना घर बनाया होता और वहाँ से बड़ी अच्छी अच्छी पिक्चर वो भेजते थे। तो थोड़े दिनों बाद उनका एक ट्वीट आया कि भाई मेरे घर वाले बोल रहे हैं तुम क्या घर पे पड़े हुए हो, अब काम करो। मतलब वो मैं वही बोलता हूँ कि अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव भी कर लेते हैं, लेकिन आपका माइंडसेट अगर उस तरीके का नहीं है, या लोग उस चीज़ को इतने तरीके से देखते हैं कि यार ये क्या बंदा घर पे क्यों पड़ा हुआ है, मतलब इसके पास क्या कुछ कर क्यों नहीं रहा, तो आपने कुछ ना कुछ तो करना है। लेकिन फायर जो है ना वो आपको इनेबल करती है कि आप वो काम करें जो करने में आपको मजा आता है। सही। अब वो काम कुछ भी हो सकता अच्छा, है। जो मुझे समझ आया वो ये कि फायर है कि आपका पोर्टफोलियो या आपकी सेविंग्स हाँ, इतनी हो जाए कि आपके जो एसेंशियल खर्चे हैं वो उसी से पूरे हो जाए। पैसिव इनकम आपकी इतनी जनरेट हो जाए कि अब आपको बेसिक नीड्स जो है ना वो कवर हो गई। फिर इंसान का जो पोटेंशियल है वो उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। उसकी लिमिट जब एक दफ़ा आप सारी चीज़ों से एक तरह से निजात मिल गया आपको, अब आप पूरी दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। तो ये है फायर का कॉन्सेप्ट। तो अब हर बंदा इसको अलग तरीके से देखेगा। जो जिस बंदे को जो काम करना पसंद होगा ना, वो उसकी बेस बना के फायर को अचीव करने की कोशिश करेगा। तो खैर 92 के बाद एक ब्लॉगर था, आई गेस कैनेडियन, पीट के नाम से। उनका ना बड़ा मशहूर एक ब्लॉग था जिसपे वो क्या करते थे कि वो अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी शेयर करते थे। और 2010s के टाइम पे ना ब्लॉगिंग वाज, जैसे अभी व्लॉगिंग है ना, तो उस टाइम पे ब्लॉगिंग होती थी। तो वो शेयर करते थे कि भाई अपनी जर्नी शेयर करते थे। ही वॉज नॉट अवेयर कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ, लेकिन वो बताता कि यार मैं फ्रूगल लिविंग करता हूँ और मैं पैसे सेव करता हूँ। एंड ही रिटायर्ड एट 30 ईयर्स एज, मतलब वो 30 साल में वो उन्होंने काम करना छोड़ दिया था। और उस बंदे का नाम, मतलब उसका नाम था शायद पीट, और उसको लोग कहते थे मिस्टर मनी मस्टैश। अच्छा। हाँ, ये वो बंदा है जिसने वो 92 का कॉन्सेप्ट उठा के अपने ऊपर अप्लाई किया और लोगों को करके दिखाया। तो जब उसने लोगों को करके दिखाया ना, तो लोगों को समझ में आया हाँ यार ये चीज़ अचीव की जा सकती है। वहाँ से फिर 2010 के बाद लोगों ने इस पर यूट्यूब की वीडियोस बनाना शुरू करी। तो मैं तो इस चीज़ पे काम, मतलब जो मैंने इसको समझा वो 2016 या 17 में मुझे समझ में आ गया था कि हाँ यार ये काम किया जा सकता है, और मैंने इस पर अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी। तो 2021-22 में जब मुझे लगा हाँ यार ये तो, मतलब मैंने अपनी अच्छी खासी एक्टिव इनकम जो है वो पैसिव इनकम से रिप्लेस कर लिए, अब मैं भी शेयर करता हूँ। क्योंकि अगर मिस्टर मनी मस्टैच की शेयर करने से इतने सारे लोगों को फ़ायदा हुआ, तो मैं जब शेयर करूंगा तो हो सकता है और सारे लोगों को भी फ़ायदा हो। तो वहाँ से फिर वो ट्विटर का आगाज़ हुआ। और इसलिए ना मैंने अपना जो फायर चेजर का हैंडल था पहले, उस पर मैंने पाकिस्तान का झंडा लगाया था। वो रीज़न ये था कि मैं दिखाना चाहता था कि ये एक पाकिस्तानी अकाउंट है, और जो बंदा बात बोल रहा है वो पाकिस्तान के ही नज़रिए से, एक मतलब पाकिस्तान में रहते हुए बात बोल रहा है। तो अच्छा, ये इस चैलेंज से ना मैं भी बड़ा वो करता हूँ अपने आप को एसोसिएट। अच्छा। जब मैंने सारी वॉरेन बफे की टीचिंग्स पढ़ ली ना, तो मैंने भी देखा पाकिस्तान में ये तो आसानी से रेप्लिकेट हो सकता है, इनफ कंपनी की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अच्छा। लेकिन बस लोगों का माइंडसेट होता है कि ये बाहर के कॉन्सेप्ट हैं, यहाँ कुछ नहीं होता। तो वो करके दिखाया। आई थिंक आपकी सिमिलर चीज़ है कि आपने झंडा लगाया कि मैं ये पाकिस्तान में कर रहा हूँ। हाँ। तो ये बहुत ज़रूरी था ना पाकिस्तान में उस टाइम पे। मतलब मुझे नहीं पता कि फायर की कोई बात करता था, बल्कि जब मैंने कहा था ना तो लोग तो मुझे चेजर भाई या इसके नाम से बुलाते थे। कुछ लोगों को समझ नहीं आता था, वो समझते थे फायर वही वाला फायर है। तो मुझे बताना पड़ता था नहीं, ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायरमेंट अर्ली वाला फायर है। अच्छा, उससे फ़ायदा ये हुआ कि फिर उसके बाद मैंने देखना शुरू किया, बहुत सारे चैनल आना शुरू हुए रिटायरमेंट पे, फायर के ऊपर। तो वो जो मैं चीज़ सोच रहा था ना कि वो करनी है मैंने, वो हो गई। फिर लोगों को उससे नॉलेज मिलती चली गई, नए लोग जुड़ते चले गए, फिर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बन गई। तो ये मेरी जर्नी इस तरह शुरू हुई थी। अच्छा हमारे ये बताएं कि चलो एक कोई बंदा हो जिसने फाइनेंस की डिग्री की हो, ठीक है, या उसने जो है किसी जगह काम किया हो, एनालिस्ट हो, उसको तो समझ आ जाता है कि जो स्टॉक मार्केट में बड़ी सस्ती चल रही थी जब डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी। लेकिन आम बंदे को तो डर बहुत लगता है। तो आपने तो अपनी फायर की जर्नी जो है वो फायर वाले टाइम पे शुरू कर दी। इसके पीछे क्या राज है? क्या कोई पिछले सालों की कोई कन्विक्शन ऑलरेडी आ गई थी? तो ऐसी 2-3 स्टेप्स बताएं जिससे जो आखिर में जो लोग रुक जाते हैं ना आखिरी कदम लेने से, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लोग बड़े वीलॉग्स देखते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले पाते। तो कोई 2-3 स्टेप्स अपनी जर्नी में से भी जिसने आपको कन्विंस किया अपनी ये जो सारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी है इसको स्टार्ट करने में, सही, वो ज़रा शेयर करें सबसे। अच्छा, इसके अंदर ना स्टेप्स तो नहीं, मैं हाँ बल्कि स्टेप्स ही समझ लें। मैं ये बोलूँगा कि सबसे पहले तो ना आपको पता होना चाहिए आपका वाई, कर क्यों रहे हो तुम, क्या मतलब तुम्हें इसकी क्या नीड है। अब वो वाई ना हर बंदे का अलग होगा।
मैं कैसे किसी का वाई बता सकता हूँ? भाई कोई बंदा चाहेगा कि मैं अपनी हॉबीज़ पे ज़्यादा टाइम गुजारूँ, कोई बंदा चाहेगा मुझे ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी है, मुझे फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम गुजारना है, या मुझे इतना मेरा क्रिएटिव माइंड है कि मेरे पास ना साइड प्रोजेक्ट जब मैं रात को सोता हूँ तो दिमाग में आते रहते, तो मैंने उन पर काम करना है, मुझे अपना ऑफिस का काम या जो भी वर्क मैं कर रहा हूँ उस पर मुझे इतनी किक नहीं मिलती। तो वाई हर किसी का अलग होगा, तुम्हें अपना वाई ढूंढना पड़ेगा। अब ढूंढ लिया तुमने वाई अपना कि हाँ यार इसलिए मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए ताकि मैं अपना टाइम इस चीज़ को दे सकूँ। जब वाई मिली है ना तुम्हें, तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए अपना इनफ टारगेट। और वो जो है ना एक मूविंग टारगेट नहीं होना चाहिए। मतलब तुम्हें ये पता होना चाहिए, हाँ यार मुझे अगर 1 लाख रुपए पैसिव इनकम पर मंथ मैंने जिस दिन अचीव कर लिया, अब मैं ना फायर हो गया है मेरा। तुमने ये नहीं करना कि यार 1 लाख तो मैंने अचीव कर लिया, अब मुझे 1.5 लाख अचीव करना है। 1.5 लाख हो जाए तो तुम बोलो अब मुझे 2 लाख पर मंथ अचीव करना है। इस तरीके से तो कभी तुम फायर अचीव ही नहीं कर पाओगे। वो जो लूप है ना वो घूमता रहेगा। तो अपना इनफ तुम्हें पता होना जरूरी है। सही। दूसरी चीज ही आ गई इसके अंदर। और तीसरी चीज है प्लान, डिसिप्लिन। और मतलब एक प्लान कि मैं इस तरह अचीव करूंगा। अब मेरा वो प्लान था कि मैंने स्टॉक मार्केट के थ्रू अचीव करना है, क्योंकि उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट काफ़ी जो है वो पीक पे थे, और इतनी नॉलेज तो मुझे वीडियोस देख के और जो है ना वो कोर्सेज करके आ गई थी कि यार यहाँ से जब डिक्लाइन शुरू होगा इंटरेस्ट रेट का तो प्राइसेस ऊपर जाते हैं। तो मैंने एक अच्छी बड़ी बैट ले ली थी। इवन तो मैंने शुरू में तो बहुत डिफेंसिव स्टॉक्स में बैट ली थी, मतलब ईफर्ट के अंदर मैंने बड़ी बैट ली थी, लेकिन वो एक अच्छा टाइम था जहाँ पे मुझे एक जो है ना वो पुश मिल गया था। तो मेरा तो ये था कि भाई मुझे लगा कि हाँ ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना स्टॉक मार्केट का, ये मेरे लिए अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। हर बंदे के लिए इंस्ट्रूमेंट अलग होगा, ज़रूरी नहीं है हर बंदे के लिए इंस्ट्रूमेंट स्टॉक मार्केट हो। किसी को कहीं पे ऐसा लग रहा हो कि यार यहाँ पर मुझे एक बुल रन दिख रहा है, ये वाली जो है अपॉर्चुनिटी अच्छी है। तो हर किसी का प्लान भी अलग होगा, हर किसी का उसको अचीव करने का तरीका भी अलग होगा, और जिस तरीके से वो अचीव कर रहा है वो भी अलग होगा। तो लेकिन होंगे ये 3 स्टेप्स ही कि पहले आपको पता होना चाहिए वाई, मुझे चाहिए क्यों। जब तक अंदर से कन्विक्शन नहीं आएगी तुम छोड़ दोगे, या तुम बोलोगे भाई छोड़ो यार क्या वर्थ इट है। दूसरी चीज इनफ, कि भाई हाँ ये चाहिए मुझे 2 लाख रुपए पर महीना, 1 लाख रुपए पर महीना। अब वो हर बंदे का अलग होता है, किसी का 10 लाख रुपए पर महीना हो, किसी का 12 लाख हो, 15 लाख हो। और तीसरा एक प्लान जिसको तुमने फॉलो करना है, और वो प्लान को तुमने फॉलो करना पड़ेगा। हो सकता है वो प्लान ऐसा हो कि 3 साल का हो सकता है 5 साल का हो, और किसी केसेस में वो 20 साल का भी प्लान हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है। ये है मतलब कोई भी बंदा अगर आके आपको ये बोले ना कि भाई ये है तरीका, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तरीका हर किसी का उस इंसान के हिसाब से होगा। अच्छा हमारा आपने बीच में 1-2 कंपनीज के नाम भी लिए, और आपका कोई इतना बैकग्राउंड तो है नहीं स्टॉक मार्केट का, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या यूट्यूब के वीडियो से आई? मतलब इसमें आप दूसरे लोगों ने भी आई थिंक ऐसा लग रहा है कि आपको हेल्प की, कुछ लोगों का रोल भी है, तो वो भी थोड़ा सा लोगों को गाइड करेंगे कहाँ से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मैं आपको बताऊं, इसके अंदर सबसे बड़ा रोल जो मैं बोलूँगा ना, वो हमारे यूट्यूब के ऊपर, हमारे एक्स के ऊपर जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, उनका बहुत बड़ा रोल है, मैं समझता हूँ। मतलब मैं बता नहीं सकता कि कितना बड़ा रोल है। आप एक बंदा जब इस मार्केट में घुस रहा होता है ना, उसको नहीं पता होता कि मैंने कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, अगर मैं कुछ, आपका चैनल है फॉर एग्जांपल, इन्वेस्ट कार वाले का चैनल है, फुरकान का चैनल है, ये आजकल ये एक नया चैनल आया है फातिक, जिस पे वीडियोस बनाता है, फिनकलाब, ज़बरदस्त वीडियोस बनाता है फातिक भी, उसका चैनल बहुत अच्छा है। फिर अगर मैं एक्स पे आ जाऊँ तो स्टॉक कंपाउंडर का एक अकाउंट है। वो अकाउंट बहरहाल वो अकाउंट था जिसको मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी भी पता थी जब मैंने शुरू किया था ये काम, और मैं उसी से इंस्पायर होकर ना ये शब्द शुरू किया। सरमाया इतने अच्छे कंटेंट सरमाया मतलब अच्छा, और सरमाया पे तो मैंने जो अपना पहला कोर्स किया था ना, सरमाया का किया था। अच्छा, मेरा पहला कोर्स जो था स्टॉक मार्केट का, वो फंडामेंटल वाला जो उनका कोर्स है सरमाया वाला का, मतलब वो आपको एक बहुत अच्छा स्टार्ट देता है, बहुत अच्छा स्टार्ट देता है। वो आपको उस जो है ना माइंड फ्रेम में डालता है कि भाई स्टॉक मार्केट असल में क्या होती है, इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं, बेसिक्स जो है ना आपकी बहुत अच्छी करता है। उसके बाद फिर फुरकान मिला, फिर आप मिल गए, तो फिर तो मुझे पता लग गया कि यार अब जो है ना, जब मैंने डेप्थ में जाके समझा ना आपके साथ जब बैठ के कि यार क्या है ये चीज़, उस टाइम पे मुझे पता चला था कि हाँ अब जो है ना मुझे एक बड़ी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो वो एक जगह थी जहाँ पे मुझे, जब मैं इतना समझ गया कंपनी को, या जब मुझे इतनी नॉलेज मिल गई, तो वो एक बहुत फंडामेंटल स्टेप था कि मैंने एक बड़ी अमाउंट जो है ना वो इंटर करी, और वो एक फॉर्चुनेटली वो एक अच्छा टाइम भी था। तो वो एक अच्छा तो मतलब आपकी कन्विक्शन डिटेल्ड नॉलेज अबाउट द कंपनी से आई। हाँ, उसके अलावा भाई देखें, जब तक आप
आपको कोई बंदा अगर मैं किसी को जाके, आप भी किसी को जाके बोल दोगे ना ये बात कि यार तुम ये चीज़ खरीद लो और ये इस तरह हो जाएगी, तो वो बंदा ना उस पर इतनी बड़ी बैट नहीं लेगा कभी भी। मतलब जब तक आप अंदर से खुद कन्विक्ट नहीं हो जाते ना कि हाँ यार दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू वर्क और मुझे समझ में आ रहा है, सेंस बना रहा है, जब तक आप ना किसी भी चीज़ पे बहुत बड़ी बैट नहीं ले सकते। तभी जो ट्रेडर्स होते हैं, ट्रेडर्स उनको कोई फंडामेंटल तो भी नहीं जानते ना, वो एक ग्राफ के ऊपर अपना एक वो ले रहे होते हैं। मैं कोई ट्रेडिंग को वो नहीं कह रहा, लेकिन ट्रेडर्स आप देखेंगे ना वो छोटी छोटी बैट्स लेते हैं। मतलब किसी ट्रेडर को आपने कभी ऐसा सुना है कि वो 10 करोड़ रुपए की बैट ले ली किसी ने, या 10 लाख या 20 लाख रुपए की बैट ले ली? क्योंकि अगर आप इस इंडस्ट्री से नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसे बंदे हो जिसका काम नहीं है एनालिसिस करना कंपनीज का, आप किसी और तरीके से पैसे कमा रहे हो और आपको पता ही नहीं है क्या होता है, तो जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो क्या करती है, कैसे करती है, अपना पैसा कैसे बनाती है, और अगर बना लेती है तो अपने जो इन्वेस्टर है उसको बांटती भी है कि नहीं बांटती, आप कैसे बैठ ले सकते हो? अच्छा, हमारे जिस टाइम पे आपने शुरू किया था वो आसान टाइम तो नहीं था ना। हाँ बिल्कुल, उस टाइम पे बहुत कम लोगों ने शुरू किया होगा। तो बहुत दिन आते होंगे, चीज़ें नीचे भी चली जाती होंगी। अरे हाँ, तो बैठे बैठे जो है वो अगर 10 लाख रुपया लगाया तो 50,000 का नुकसान हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये इस चीज़ को कैसे टैकल किया? भाई इसमें तो मिस्टर मनी मार्केट जो है ना उनको काफ़ी अच्छे से मैंने पढ़ा हुआ है, तो वो समझ आया। और दूसरी बात जो है ना, देखो इसके अंदर ये भी नहीं है कि आप अपनी 100% सेविंग्स लगा दो। ये तो प्लान था ना, ये मेरे प्लान का पार्ट था कि स्टॉक मार्केट में मैंने जो एंट्री लेनी है वो किस लेवल ऑफ परसेंटेज ऑफ सेविंग्स की लेनी है। आप अगर वही पैसे लगा दोगे जो आपको अगले 3 महीने में 6 महीने में चाहिए, तो आप फिर बैठ नहीं सकते ना। और दूसरी बात, आपको ज़रा इमोशंस पे भी अपने कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर जो बड़ी चीज़ है ना वो कन्विक्शन ही है कंपनी की, इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल आपने एफएफसी में पैसे लगाए और वो एकदम से जाना शुरू हो गया, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि यार इसके गैस के प्राइसेस जो है ना वो रिवाइज हो जाएंगे, ईफेट की तरह आ जाएंगे। कुछ लोग परेशान हो गए, कुछ लोगों ने निकाल लिया। कुछ लोग ऐसे थे जो अभी भी बैठे हैं, जो 400 प्लस पे भी बैठे हैं, जिनको पता था यार कि गैस जो है ना वो किस तरह इसके अंदर काम हो रहा है, किस तरह चलती है, ये किस तरह पूरा सेटअप है। तो कन्विक्शन बहुत मैटर करती है, आपको लेके बैठना पड़ता है उस चीज़ को। और उसको लेके बैठने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये मार्केट जो है वो मुझे परेशान कर रही है या वाकई में कंपनी में कोई फंडामेंटल चेंज आ गया है। अगर आ गया है तो ये भी हो सकता है कि आप उसको ग्रीन पे ही बेच दें, आप उसको लेके ना बैठे, आप बोले नहीं अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही और आप उसको सेल कर दें। तो ये एक ज़रूरी चीज़ थी कि प्लान कि भाई मैंने इतनी परसेंटेज इन्वेस्ट करनी है कि मैं बैठ सकूं, परेशान ना हूं। और दूसरा कन्विक्शन, जो माशाल्लाह आपने बेहतरीन तरीके से सिखा दी थी। अच्छा, जो मुझे समझ आ रहा है ना कि एक तो जब आप स्टॉक मार्केट में आ गए, इस चीज़ को हम थोड़ा और डिटेल में भी कवर करेंगे आगे। हम अपनी कंपनी की जैसे थोड़ी जर्नी शेयर करेंगे कि एक दफ़ा जब बंदा आता है ना, वो 10 लाख उसने इन्वेस्ट की हो, जब उसको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलने लग जाए ना, वो खुद ही उसको 20-30 तक ले जाता है विद इन नो टाइम। बिल्कुल, हमने एक्सपीरियंस भी किया है। सही, चलें ये तो समझ आ गया कि एक दफ़ा जो स्टॉक मार्केट में आ गया ना, वो उसको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले तो वो अपनी जो जर्नी है उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करता है ताकि उस पर अच्छी कंपाउंडिंग हो। जितने ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतनी अच्छी कंपाउंडिंग होगी। लेकिन आपने ये कैसे डिसाइड किया कि मुझे स्टॉक मार्केट के थ्रू जो है वो अपनी फायर अचीव करनी है? गोल्ड के लिए क्यों नहीं, रियल एस्टेट क्यों नहीं? अच्छा, रियल एस्टेट में तो मैं नहीं करता, मुझे वो समझ में नहीं आता। मैं हमेशा बात बोलता हूँ कि लैंड इज़ ओनली फॉर लिविंग और ग्रोइंग गुड फूड। अच्छा, हाँ मतलब या तो आप उसको रहने के लिए इस्तेमाल करें या उस पर ग़िज़ा को उगाने के लिए इस्तेमाल करें। उसको मैं बोलता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे इस्तेमाल ना करें। तो उससे पर्सनली मेरा एक वो है। अच्छा, और अच्छा गोल्ड में भी मैंने इन्वेस्ट किया है। एक टाइम था कि एक अच्छी परसेंटेज मेरी गोल्ड पे भी थी, लेकिन वो जो है ना आपको कैश फ्लो नहीं देता। कैश फ्लो मैं समझता हूँ एक ऐसे बंदे के लिए कि जो पहली बार मार्केट में आ रहा है ना, बहुत कन्विक्शन देता है कैश फ्लो। और दूसरी बात, जिस टाइम पे मैं था उस टाइम पे मुझे लगता है कि मुश्किल तो थे हालात, तो एक बैट ही ली थी ना मैंने। अगर पाकिस्तान को नहीं IMF वाला पूरा केस नहीं चलता या इंटरेस्ट रेट हमारे नीचे नहीं आते और हम वाकई में डिफॉल्ट कर जाते, तो चांस तो था ना, रिस्क लेके हर चीज आपने थोड़ा सा गोल्ड में भी रखा सेफ्टी के लिए। हाँ बिल्कुल। तो कुछ पार्टीशन मेरा गोल्ड में भी था, कुछ जो है वो इसमें था, और कुछ उस टाइम क्योंकि जो आपको म्यूचुअल फंड्स इस्लामिक जो फिक्स इनकम दे रहे थे, फिक्स रिटर्न, वो भी बहुत अच्छा था, तो कुछ उसमें भी था। लेकिन जैसे ही एक बार साइकिल शुरू हुई ना, तो फिर मैंने सब कुछ हल्के हल्के इस तरफ लाना शुरू कर दिया। मतलब फिर मैंने एक टाइम था कि मेरी परसेंटेज ऑफ सेविंग्स जो स्टॉक मार्केट में थी वो 70+ हो गई थी। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, क्योंकि साइकिल आपको दिख रहा था, एक साथ बड़े बड़े कट्स आ रहे थे, तो बस वो एक चीज़ थी जिसने जो है ना एक पुश दिया मुझे। अच्छा, आपकी जर्नी जैसे फायर की, पहले तो ये बताएं कि आप समझेंगे कि ये हो गई है कंप्लीट,
और अगर किसी की जैसे जो सेकंड स्टेप था हमारा इनफ, हाँ उधर तक आप पहुंच गए अगर, हाँ फिर आगे क्या करना होता है, मतलब आगे फिर किस तरीके से उसको कंटिन्यू रखते हैं? भाई, आगे जो है ना, जो आपका जो वाय था ना, आप उसको शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप पैसे कमाना बंद कर देते हैं। भाई कभी कभी अब जो हम जिस टाइम में रह रहे हैं ना, वहाँ पे साइड प्रोजेक्ट्स अगर अच्छे हों, आपके पास अगर आइडियाज़ आते हैं, और ये आइडियाज़ आते हैं दिमाग में, मैंने इस पर बहुत अपने चैनल पे भी बात की है कि जब आप सर्वाइवल मोड से निकल के क्रिएटिव मोड में आ जाते हो ना, आपको पता होता है मेरा ना रोटी कपड़ा मकान सॉर्टेड है, ठीक है, मतलब मैं भूखा नहीं मरूंगा इंशाल्लाह ताला, खाना आ जाएगा, मेरे पास इतनी पैसिव इनकम है कि मैं खाना खा लूँगा, मैं अपने बच्चों के बीवी के खर्चे चला लूँगा, घर का रेंट दे दूँगा। तो जो है ना, आपका दिमाग फिर थोड़ा सा दूसरे तरफ जाता है, बिजनेस आइडियाज़ आते हैं, कोई प्रोजेक्ट्स आपको मिलने मतलब आपको समझ में आना शुरू होते हैं, या आप अपनी जर्नी शेयर करना शुरू कर देते हो लोगों के साथ, जिस तरह मैंने ट्विटर पे शुरू कर दी। आपको दूसरे लोग मिल जाते हैं जो बोलते हैं भाई तुम हमारी पार्ट बन जाओ, हमारे साथ कोलैबोरेट करो। वहाँ पे फिर आपको जहाँ पे मज़ा आ रहा होता है आप वहाँ पे काम करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो फायर का आपका नंबर से आपको आ रही होती है ना, वो एक दूसरे प्रोजेक्ट से आना शुरू हो जाती है। अच्छा, तो इस कॉन्सेप्ट से मुझे पता है किसकी याद आ रही है। हाँ, एक बड़े मशहूर और अच्छे यूट्यूबर भी हैं, वली खान। वो बताते हैं कि उनके पास 25 से 30 सोर्सेज ऑफ इनकम है। हाँ हाँ बिल्कुल, पैसिव इनकम की, बिल्कुल। तो और वली खान ने मतलब आप अगर फायर अचीव करें तो आपकी सोर्सेज ऑफ इनकम भी बढ़ जाती हैं। उसका रीज़न ये है कि आप सोचने लग जाते हो ना दूसरे तरीकों से, मतलब आपका माइंड जो है ना, वो अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखना शुरू कर देता है। यार ये भी अपॉर्चुनिटी है, ये भी अपॉर्चुनिटी है। फिर वली खान जो है ना, वो प्राइम एग्जांपल है, क्योंकि वो कंटेंट की दुनिया में उन्होंने मतलब फायर के अंदर, खैर वो दुबई मेरे ख्याल में बेस्ड हैं और उन्होंने दुबई पे ज़्यादा बनाया है, लेकिन उनका जो कंटेंट है ना, अगर आप देखेंगे तो दिल से बनाते हैं, समझ में आता है, हाँ यार मैं जो है ना, बंदा कनेक्ट करता है उनसे। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ कि मैंने हमेशा से बोला है कि फ्यूचर जो है ना, वो मार्केटिंग का भी और प्रोडक्ट सेलिंग का भी, जो कंपनीज है ना, वो अपने कंटेंट पे चलेंगी। फॉर एग्जांपल आप जो है ना, एग्जांपल ले लें इस टाइम इरफान जुनेजो की, ठीक है। इरफान जुनेजो जो है वो अपनी नीश के अंदर, फूड की जो उसकी नीश है ना, मतलब उसका मुकाबला नहीं है, सही है, और अच्छे खासे लोग उसको कॉपी करते हैं। तो अभी देखें, रूह अफ़ज़ा ने उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, अभी जो वीडियो आती है ना उसमें रूह अफ़ज़ा रखा होता है इरफान जुनेजो ने, अच्छा, ठीक है। तो जो मार्केटिंग होगी ना फ्यूचर में, वो कंटेंट क्रिएटर से होगी। लोग अपने पसंदीदा कंटेंट क्रिएटर के साथ कनेक्ट करेंगे और उसी तरीके से उसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। फॉर एग्जांपल भाई, आपने देखा होगा एक बड़ी सुपरस्टार हैं, वो येंगो के ऐड में आ रही हैं, ठीक है, वो कभी उन्होंने येंगो यूज़ करी होगी क्या? सही है। तो अब जो है ना, क्रिएटिविटी, कंटेंट क्रिएटर जो है वो क्रिएटिविटी लाता है, और उस क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए, मतलब यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि कंपनीज जो है ना, उनको अप्रोच करती हैं कि तुम हमारी प्रोडक्ट को एंडोर्स करो या तुम हमें बताओ। तो वो अब जो है ना, सब चीज़ें वहाँ जा रही हैं। लोग सीखेंगे भी कंटेंट क्रिएटर से, जो टीचर्स होंगे ना फ्यूचर के, वो कंटेंट क्रिएटर्स होंगे। ये बहुत, मैं आपको प्लेन बात बता रहा हूँ, क्योंकि बंदा उसी बंदे से ज़्यादा सीखता है जिसको वो पसंद करता है, कनेक्ट कर लेता है। ये तो, जो मैं करना चाह रहा हूँ उसने किया हुआ। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, ये इसकी जर्नी है, मुझे भी यही जर्नी चाहिए। अब हर बंदा नहीं कनेक्ट करेगा, हर बंदा नहीं आपको पसंद करेगा। हो सकता है कुछ लोगों की नज़र में आप आइडियल ना हो, कुछ लोगों की नज़र में आप आइडियल हो, तो वो आपसे कनेक्ट करेंगे, वो समझेंगे कि हाँ यार, इस बंदे ने जर्नी इस तरह स्टार्ट करी, इस तरह यहाँ पे पहुँचा, मुझे भी इस तरह जीनी है। तो अब अलग अलग तरीके के कंटेंट क्रिएटर हैं और अलग अलग लोग उनसे कनेक्ट करेंगे, उनसे सीखेंगे। अच्छा अमर, मैं तो स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी, मतलब फुल टाइम मेरा तो काम है, मैं कंपनीज को भी फुल रिसर्च की, लेकिन आपने अभी जो बातें बताई ना, वो मुझे भी बहुत वैल्यूबल लगी। सही। तो मैं तो मतलब सोच रहा हूँ कि आपका कोई प्लान है कि आप ये जो सारी फायर की जर्नी है इसको, और इसके अलावा भी जो जैसे पाकिस्तान में फाइनेंशियल लिटरेसी या इवन दुनिया में इतनी नहीं है, तो इससे रिलेटेड वीडियोस बनाने का यूट्यूब का आपका कोई प्लान है? क्योंकि मुझे तो लगता है लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, वैसे मैंने अभी अपना एक चैनल स्टार्ट किया, उस पर मैं थोड़ी बहुत वीडियोस बनाता हूँ, और आपका चैनल लेकिन ज़्यादा बड़ा है, तो लेकिन मैं समझता हूँ कि आपका चैनल ना काफ़ी एडवांस है, तो बिल्कुल इस पर कोशिश की जा सकती है कि मैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जिन्होंने मुझे मेरी हेल्प की, मैं बिल्कुल इसके ऊपर जो है वो कर सकता हूँ। लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी ऑडियंस जो है वो काफ़ी एडवांस ऑडियंस नहीं है इन कॉन्सेप्ट्स के लिए? नहीं, मुझे लगता है कि जैसे इवन हमारा तो बहुत छोटा सा चैनल है, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा लोग होते होंगे, अगर वो स्टॉक मार्केट में लेट से इन्वेस्ट कर भी रहे हैं, तो भी ज़िंदगी में आपके बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, जैसे कि घर ख़रीदने के लिए प्लानिंग कैसे करनी है, गाड़ी ख़रीदने के लिए प्लानिंग कैसे करनी है। इस पे जो है ना, आई थिंक आपसे बेहतर कोई बात नहीं कर सकता। आप लोगों ने भी हमें कमेंट्स में बताना है कि किस टॉपिक पे फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड
अम्मार अगर कंटेंट बनाएंगे ना तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल होगा। फिर हम अम्मार से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल पे भी और अपने चैनल पे भी डिफरेंट फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करें। अच्छा, ये तो मेरी तो काफ़ी बात जो है ना, मेरी जर्नी तो एक शेयर हो गई। अब आप मुझे ये बताओ कि पिछले साल जब मैंने एंट्री ली थी तो मुझे तो अच्छा रिटर्न मिल गया, 75% प्लस मेरे ख्याल में लास्ट ईयर का रिटर्न था। अब जो बंदा, एक और कोई अम्मार है, एक और कोई अब्दुल रहमान है, एक और कोई शाहिद है, वो आज सोच रहा है कि मैंने ये काम शुरू, मतलब मैंने इस मार्केट में एंट्री लेनी है या मैंने अपनी जर्नी शुरू करनी है PSX से, तो क्या अगले साल भी आएगा ऐसा रिटर्न? 2024 जो था ना, उसमें तकरीबन 75% रिटर्न दिया एवरेज कंपनी ने, यानी कि इंडेक्स ने। और अगर आप पिछले कुछ साल देखें ना तो ऐसे साल पहले भी आए हुए हैं। अच्छा। ऐसा नहीं कि ये पहली दफ़ा हुआ है। और अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखें, एक लेट से एवरेज साल देखें जो बुल मार्केट्स के होते हैं, पहले तो आपने इसमें ना ये देखना होता है कि बुल मार्केट कंटिन्यू हो रही है कि नहीं। सही। और उस पर हमने डिफरेंट वीडियोस भी बनाई हुई हैं। उसके 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। आपने जो है जो 3-4 इंपॉर्टेंट मैक्रो इंडिकेटर्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट, आपने जैसे इंटरेस्ट रेट की काफ़ी बात की, तो अभी वहाँ पे भी मज़ीद डिक्लाइन होना है। कंपनीज़ के जो प्रॉफिट्स हैं वो तो पाकिस्तान में वैसे ही बढ़ते रहते हैं हर साल, सही है। इसके अलावा करंट अकाउंट डेफिसिट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पाकिस्तान में। IMF का प्रोग्राम आजकल चल रहा है, उसका भी एक्सपेक्टेड है, हो सकता है जब तक ये प्रोग्राम लाइव हो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो गया हो। तो इंडिकेशन सारी अच्छी हैं कि बुल मार्केट कंटिन्यू रहेगी। अब अगर हम ओवरऑल देखें ना, हर साल एक एवरेज बुल बेयर मार्केट सब मिला लें तो एक साल का रिटर्न बनता है तकरीबन 18 से 19% एवरेज। लेकिन अगर बुल मार्केट के साल देखें ना हम, तो ये रिटर्न 35 से 40% की रेंज में चला जाता है। अब 35 से 40% की अगर एवरेज है तो कुछ साल 60-70 वाले भी होते हैं, जैसे कि पिछला वाला था। कुछ साल जो है 30 के अराउंड भी होते हैं। तो एग्जैक्ट बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि अगले साल में कितना आएगा। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें लेट से जो आपको बैंक में फिक्स्ड इनकम में मिल रहा है, तो वो तो अब ऑलमोस्ट 10% रह गया है। तो उसके हिसाब से बेस्ट एसेट क्लास अभी भी अगले साल के लिए स्टॉक मार्केट लग रही है। और अगर हम बुल मार्केट की एवरेज ही ले लें 35 से 40%, तो अगर कोई मेजर चेंज नहीं आता पाकिस्तान में तो एक्सपेक्टेड है कि इसी रेंज के रिटर्न्स आ सकते हैं। फिर इसमें आपने फर्दर वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं। आप जो है अपनी पॉइंट से देखें कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर लें, तो हो सकता है आपका रिटर्न उससे भी ज़्यादा हो जाए। बट जो बॉटम लाइन है वो ये है कि बुल मार्केट के जो सारे इंडिकेटर्स हैं ना वो सही हैं बिल्कुल, वो आपको अच्छे जो है अच्छी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये जो बुल मार्केट है ये कंटिन्यू रहेगी। और थोड़ा थोड़ा मोमेंटम भी स्टार्ट हो गया है जब से IMF की टीम गई है। अच्छी एक पूरी साइडवेज रैली चल रही थी, और ये भी बड़ी ज़रूरी होती है। लोग सोचते हैं बस बुल मार्केट में हर महीने ही जो है ना आपकी 10-10% करेगी, लेकिन आप पूरा पिछला 1.5 साल भी देखेंगे ना तो 1 से 2 महीने आते हैं जिसमें 30-40% रिटर्न आता है। फिर मार्केट थोड़ी कूल डाउन हो जाती है। कुछ लोग होते हैं लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, वो कहते हैं भाई हमें 30% मिल गया, अब हम एग्जिट कर लेंगे। तो प्रॉफिट टेकिंग भी होती है। फिर थोड़ी सी फ्यूचर में जैसे बजट आने वाला है या IMF की टीम आने वाली है, थोड़ी अनसर्टेनिटी हो जाती है। लोग ज़रा वेट एंड वॉच भी करते हैं, देखते हैं कि चलो ये ज़रा निकल जाए फिर हम इन्वेस्ट करेंगे। तो अब ये जो पिछले 2-3 महीने में लोगों के माइंड में थोड़ा थोड़ा आ रहा था कि IMF टीम आएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, हालांकि होता कुछ भी नहीं एंड में। 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 जो है वो एग्रीमेंट हो ही जाता है। तो अब वो एग्रीमेंट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, और इसी वजह से जो बुलिश मोमेंटम है वो एक बार फिर से स्टार्ट हो गया है। तो बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है कि बहुत अच्छा टाइम है अगर आप आज भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सही है, ज़बरदस्त। अच्छा, इससे मैं अगर कनेक्ट करूँ एक और सवाल कि कुछ लोग होते हैं जिनको कैश फ्लो, जैसे मुझे भी कैश फ्लो की, मुझे भी ना अभी ये कभी कभी वो रहती है कि कैश फ्लो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है, एक लिमिटेड कैश फ्लो मुझे चाहिए होता है। तो अब इंटरेस्ट रेट भी 10-12% के करीब हैं, और जो डिविडेंड स्टॉक्स हैं जो हमारे यहाँ माने जाते हैं, जैसे फर्टिलाइज़र के वो स्टॉक्स हो गए या बैंक्स हो गए कुछ, वो भी अब उनकी जो डिविडेंड यील्ड है वो इसी रेंज में आ गई है। तो अभी जो है ना वो बंदा जिसको कैश फ्लो जिसकी रिक्वायरमेंट है, वो कहाँ उसको इंक्लाइन करना चाहिए, मतलब इस टाइम पे कि वो जब नहीं देख रहा है कि वो देख रहा है कि यार चलो हो सकता है 2% और कम हो जाएं, तो वो क्या उसके पास ऑप्शन है? क्या वो फिक्स्ड इनकम में रहे या वो अभी भी डिविडेंड स्टॉक्स पे बैट कर सकता है? देखिए कैश फ्लो बड़ा ज़रूरी होता है। और जिस बंदे को लेट से उसका 1 करोड़ की अगर सेविंग है और उसको हर महीने 1 लाख रुपए कैश चाहिए, तो उसके बगैर उसको आपको वो कैश फ्लो अरेंज करके देना है। ठीक है, अब आप उसको अगर कहेंगे नहीं नहीं तुम अभी अपने ख़र्चे कम कर लो, ये बढ़ जाएंगे,
फ्यूचर में तुम्हारा फ़ायदा होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो एक प्रैक्टिकल बात नहीं है। तो कैश फ्लो की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब हमने ये सोचना है कि ये कैश फ्लो कैसे कैसे अरेंज हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम उस साइड पे थोड़ा सा नहीं जाते कि फ़िक्स्ड इनकम में रखना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हर कोई जो है, जैसे आपने भी बात की कि वो अपनी सारी चीज़ें देख के ना एक डिसाइड करता है कि मेरे पास इतनी सेविंग है, इतनी मैं स्टॉक मार्केट में लगा लेता हूँ, इतनी जो है मैं फ़िक्स्ड इनकम में रख लेता हूँ, इतनी मैं गोल्ड में भी रख लेता हूँ, एक इमरजेंसी फ़ंड भी होता है। तो जो स्टॉक मार्केट वाला पोर्शन होता है ना, उसमें आप फिर सोचते हैं कि मैं डिविडेंड वाले स्टॉक्स में चला जाऊँ अपने कैश फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए, या मैं ग्रोथ कंपनी में चला जाऊँ। तो इसका जो जवाब है ना, देखिए इसका तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो पहले ये है कि आप उस कंपनी में करें जो आपको समझ आती है। हाँ, डिविडेंड ग्रोथ से पहले डिसाइड करने से पहले जो ज़रूरी चीज़ है ना, वो है इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड। और वो डिविडेंड दें या ना दें, आपने कंपनी समझनी है, वरना फिर वही है कि किसी की बात सुनी तो कभी किसी की बात सुनी, कन्विक्शन ही नहीं आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है। देखिए, अगर 1 मिनट के लिए आप सोचें, आपको अगर कैश फ्लो नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि जो बेस्ट कंपनी होगी ना, जो मुझे डिविडेंड और दूसरी चीज़ें मिला के सबसे अच्छा रिटर्न दे रही है, मुझे वो लेनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर मेरी कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो मैं ये करता, ठीक है। आप वहीं से शुरू करें और फिर जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना, उसको उसके अंदर प्लेस करें। प्लेस कैसे करें कि अगर आप एक डिविडेंड वाला पोर्टफोलियो बनाया, आपने कुछ नहीं देखा, आपने देखा कंपनी अच्छी नहीं, आपने कहा डिविडेंड मुझे चाहिए, मैंने पोर्टफोलियो बना लिया जिससे मुझे 10% डिविडेंड मिल जाता है, और उस पोर्टफोलियो का टोटल रिटर्न लेट से 15%, और एक आप पोर्टफोलियो अगर बेस्ट कंपनीज का बनाएंगे ना, उसका रिटर्न है 20%, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ज़्यादा थे, लेकिन वो डिविडेंड देते हैं 8%, वो आपकी रिक्वायरमेंट से 4% कम डिविडेंड दे रहे हैं। सही। तो आप क्या करेंगे कि 4% पहले से साइड पे रख लेंगे, मतलब कैश की सूरत में। हाँ, कैश की सूरत में जो डेफिसिट है ना, सही, वो आप कैश की सूरत में रख लेंगे। लेट से आपके पास अगर 1 करोड़ रुपए थे, आपको 10 लाख रुपए डिविडेंड चाहिए, डिविडेंड वाली कंपनी जो आपको दे रही है 10 लाख रुपए, लेकिन जो कंपनीज हैं जो ओवरऑल ज़्यादा रिटर्न देती हैं, लेकिन डिविडेंड वो 7 लाख रुपए देती हैं, क्योंकि ग्रोथ वाली कंपनीज भी थोड़ा बहुत तो दे ही देती है ना। सही। तो ये जो 3 लाख का डेफिसिट है ना, वो आप पूरा कर लेंगे अपने 1 करोड़ के शुरू में ही 3 लाख फिक्स्ड इनकम में डालते हैं। ओके। हाँ, तो इससे आपका ओवरऑल रिटर्न भी बढ़ता रहेगा, आपकी जो कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी, और आपने बेस्ट कंपनीज में इन्वेस्ट किया होगा जो आपको समझ आती है। अच्छा, हाँ, समझ आनी ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। मतलब आप बोल रहे हैं कि जो आपको कैश चाहिए वो पहले ही अलग कर लो अपने पोर्टफोलियो के साइज में से, और उसको म्यूचुअल फंड्स में जो कि फिक्स्ड इनकम वाले हैं उसमें डाल दो, और वहाँ से अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करना हो ना, व्हाई शुड आई सेक्रीफाइस माई इन्वेस्टिंग रिजल्ट्स इफ माई रिक्वायरमेंट्स आर ऑफ कैश फ्लो। ठीक है। हाँ, यानी कि मुझे अपने थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे जो चाहिए, उसके लिए जो मेरा ओवरऑल रिटर्न है, मैं उस पर क्यों सेक्रीफाइस करूँ? वो मैं किसी और तरीके से भी तो अरेंज कर सकता हूँ। मतलब कि आप 100 रुपये पे कम लेवल पे कंपाउंडिंग करने चाह रहे हैं ताकि आपको कैश मिल जाए, और दूसरा ऑप्शन है कि आप 100 को 97 को कंपाउंडिंग पे लगा दें, और जो 3% है ना, वो आप उससे अपनी कैश फ्लो रिक्वायरमेंट पूरी कर लें। सही है। तो ये इसका ओवरऑल बेस्ट तरीका है। अगर डिविडेंड पेइंग कंपनीज आपकी बेस्ट कंपनीज हैं तो आप बनाएं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो बेस्ट पोर्टफोलियो होता है उसमें डिविडेंड वाली कंपनीज नहीं होती, बिल्कुल होती हैं, लेकिन डिविडेंड को एक रिक्वायरमेंट ना बनाए। सही है। बेस्ट कंपनीज को रिक्वायरमेंट बनाएं, और फिर उससे जो रिटर्न आ रहा है, अगर उसकी जो आपकी कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं हो रही, तो वो अलग तरीके से अरेंज कर लें। मतलब आप जो मुझे समझ में आया इससे वो ये कि आप अपने रिटर्न्स को सेक्रीफाइस ना करें सिर्फ इसलिए कि आपको कैश फ्लो चाहिए। बिल्कुल, आप कैश फ्लो पहले अलग कर लो अपना, और रिटर्न्स अपने मैक्सिमल ही रखो आप। गुड, सही है, मेक सेंस। ठीक है, चले मैं भी इस पे जो है एक अलग नज़रिए से सोचूंगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हम ये डिस्कस कर सकें कि कौन सी कंपनीज आपको अब इस टाइम पे बेहतर लग रही हैं, उनके अंदर पोटेंशियल लग रहा है, कौन से बिजनेस में पोटेंशियल लग रहा है, तो हम कुछ इस बारे में बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये लोग जब इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, बड़े लोगों का कोशिश होती है कि एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, ज़्यादातर लोग जो कम परसेंटेज ऑफ सेविंग्स कर रहे हैं वो 4-5 स्टॉक्स ही लेते हैं। वो कहते हैं कि ये जो है मेरा थोड़ा सा पोर्शन है वेल्थ का, तो इसको मैं अच्छी कंपनीज में लगाता हूँ ना, मुझे इतनी डाइवर्सिफिकेशन करने की क्या ज़रूरत है। तो 2-4 थीम्स की बात करते हैं, उसमें फिर कंपनीज भी आ जाती हैं। देखिए, एक थीम जो ना जिसमें काम बड़ा कम है, यानी कि नेचुरल वो सेक्टर ऐसा है कि अगर आप यूट्यूब वीडियोस देखने के भी शौकीन है ना, तो आप उसमें अच्छे एनालिस्ट बन सकते हैं। वो है ऑटो सेक्टर। पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर पे हमने वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी आप देखिएगा, उसमें ना उसकी पूरी इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन हुई है। इकोनॉमिक्स ये है, मतलब उसका जिस्ट ये है कि पाकिस्तान में अगर आपकी गाड़ी सेल होने लग जाए, प्राइस आपकी अच्छी है या फीचर्स उसमें अच्छे हैं, तो आपका प्रॉफिट बनना ही बनना है।
सही। यानी कि गाड़ी का प्लांट इतना महंगा नहीं आता, और उसमें जब गाड़ी अगर आपकी बिकने लगी है ना, बहुत प्रॉफिट आ जाता है। तो कोई भी आप ऐसी कंपनी देखें ना जो कोई नई गाड़ी लेकर आती है, जो कि ज़्यादातर आजकल चाइनीज़ गाड़ीज हो रहा है क्योंकि वो सस्ती हैं कंपेयर टू जापानीज़, कोरियंस, तो अच्छी प्राइस पे लोगों को ऑफर हो जाती हैं और बड़ी बुकिंग्स हो जाती हैं उसकी, तो वो कंपनी आपके लिए बड़ी अच्छी हो सकती है। तो इसमें जो है जैसे पिछले 2 साल में सासगार ने बड़ा अच्छा रिटर्न दिया, तो इस तरीके से ये अपॉर्चुनिटीज़ आप देखते रहा करें। पाकिस्तान में आजकल जो नई गाड़ियाँ आ रही है ना, कोई भी नई गाड़ी अगर अच्छी आए तो आप उस कंपनी को ज़रूर रिव्यू करें। सही है। हाँ, इस सेक्टर में नेचुरल भी ग्रोथ भी है। अच्छा। यानी कि इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं ना, लोग थोड़ी थोड़ी गाड़ियाँ खरीदना शुरू करेंगे। कंपनीज़ की होती हैं, ज़रूरी नहीं होता कि इंडिविजुअल्स ही खरीदें। कंपनीज़ ने हर 3-4 साल बाद जो है ना अपने सारे एम्प्लॉयज़ को नई गाड़ियाँ देनी होती हैं, तो वो भी उसी टाइम का वेट कर रहे होते हैं जब इंटरेस्ट रेट जो है ना थोड़े कम हो जाए। तो एक पूरे सेक्टर में नेचुरल ग्रोथ भी है। गाड़ियों पर गाड़ी जो प्रॉफिट होता है वो भी हल्का हल्का इंक्रीज़ हो जाता है जब सेल बढ़ रही होती है। और इसके साथ साथ आपने ये भी देखते रहना है कि कौन सी गाड़ी सबसे अच्छी लग रही है। अच्छा। और वो उसका बेस्ट तरीका है कि आप जो है रिव्यूज़ देखते रहें, नई गाड़ी लॉन्च हो चेक करें उसके फीचर, और लोगों को शौक भी होता है ना। मतलब हाँ, मैं बिल्कुल कनेक्ट कर रहा हूँ। चीज़ें हर किसी को समझ आती है। मतलब वो बोलते हैं ना टॉयज फॉर द बॉयज, तो मेरे ख्याल में नए रिव्यू आता है सुनील मंज का जब भी, तो लोग देखते हैं उसको कि यार ये गाड़ी इस तरह आ रही है। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हैं कि ये वो सेक्टर है कि जो हर बंदा आसानी से थोड़ा सा इसको समझ सकता है। और पाकिस्तान में हो सकता है कुछ महीनों में ईवी पॉलिसी जो है ना वो भी अप्रूव हो जाए। अच्छा। और ईवी पॉलिसी में ना जो ईवी गाड़ी है ना उस पर 1% सेल टैक्स है। नॉर्मल गाड़ी पे 25% है जो 4 मिलियन से ऊपर होती हैं। तो इससे ईवीज़ की प्राइस बड़ी नीचे आ जाएगी। तो आप ये भी देख सकते हैं कि किस कंपनी के पास ईवी का पोर्टफोलियो सबसे अच्छा है, तो वो फ्यूचर मल्टीबैगर आपने ढूंढ लिया। सही है। मतलब अगर आपको लगता है कि यार ये ईवी की गाड़ी जो है ये मुझे समझ में आ रही है, तो आप जरा लोगों से पूछें यार तुम्हें समझ में आ रही है, कैसी है, और अगर वो लगती है तो आप फिर वो कंपनी अगर लिस्टेड है आप बोल रहे हैं तो आप उसमें, तो इसमें तो जो है हमारी हबको आ जाएगी फॉर एग्जांपल। अगर हम देखें कि BYD की गाड़ियाँ, मतलब हाँ अभी तो खैर 2 ही मॉडल्स आए उनके, लेकिन वो मतलब उनकी क्लास है चाइना के अंदर, तो आप उस बारे में क्या सोचते हैं हबको के बारे में? बिल्कुल, अगर ईवी पॉलिसी अप्रूव होती है ना तो मतलब 90% चांस यही है कि BYD पाकिस्तान की नंबर 1 ईवी ब्रांड होगी, जो दुनिया में भी है। क्वालिटी प्रोडक्ट है, लोग ट्रस्ट करते हैं, सब कुछ है। मसला ये है कि BYD इज़ अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ हबको। ठीक है। हाँ, तो मतलब अगर BYD बहुत अच्छी कंपनी बनती भी है तो उस पर हबको पे थोड़ा कम इम्पैक्ट आता है। खैर इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है हबको पे, उसके सारे बिजनेसेस कवर करने, वो आप ज़रूर देखें हमारे यूट्यूब चैनल पे, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो एक हमारा थीम हो गया जिसमें मिनिमल वर्क, ऑटो सेक्टर, सही है। दूसरा हम कवर कर सकते हैं, अब जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं तो सीमेंट सेक्टर और ये जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सेक्टर होते हैं, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का भी आपने सुना होगा, बड़ी खबरें आ रही हैं उधर, थोड़ी रिलैक्सेशन मिल रही है। उन्होंने भी बड़ा बुरा टाइम देख लिया पिछले 2-3 साल, तो उधर भी थोड़ी इंप्रूवमेंट आएगी, तो उसमें फिर सीमेंट की सेल जो है ना वो बड़ी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है। सेल इंक्रीज़ होने के भी चांसेस हैं। फिर प्रॉफिट जो चल रहा है इन कंपनीज़ का ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है, यानी कि जिस प्राइस पे सीमेंट बिक रहा है और जिस प्राइस पे वो बनता है उसमें फ़र्क भी अच्छा है। सही। स्टील में ऐसा नहीं है, स्टील में प्रॉफिट नहीं है इतना ज़्यादा। अगर सेल इंप्रूव भी होती है तो आप गारंटी से नहीं कह सकते प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा। तो सीमेंट में सेल भी इंप्रूव होगी अगले साल में, और उसके साथ साथ जो है आपका प्रॉफिट भी अच्छा है। तो सीमेंट सेक्टर में हमें जो है मेपल लीफ सीमेंट, अब ये कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकते हम लोग पब्लिक वीडियो में, लेकिन हमारे हिसाब से वो एक बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। सारे मैट्रिक्स के हिसाब से वो कंपनी सबसे अच्छी लग रही है। ठीक है। एक अच्छा, थोड़ा सी एडवांस चीज़ ऐड करूंगा सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड। इसमें ना एक एनॉमली भी चल रही है कि पंजाब पे रॉयल्टी लगी हुई है और KPK पे नहीं लगी हुई। तो KPK के जितने भी प्लांट्स हैं ना वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं, समझे, हर बैग पे, क्योंकि कॉस्ट उनकी कम है, प्राइस सेम है। तो अब बजट आ रहा है, अगर बजट में ये चीज़ रिवर्स होती है तो उसको भी आपको थोड़ा सा मॉनिटर करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर सीमेंट सेक्टर में जिस तरह हमने गाड़ियों में तो ये समझ लिया कि भाई आप रिव्यूज़ देख के थोड़े बहुत एक आइडिया ले सकते हैं कि यार ये गाड़ी मुझे लग रहा है कि अच्छी चलेगी, और आप फिर कोई पोजीशन अगर वो कंपनी लिस्टेड है तो ले सकते हैं। सीमेंट में अगर मुझे कोई 1 या 2 चीज़ें ऐसी पता करनी हो कि यार आसान हो वो मेरे लिए उनको गेज करना, या एक आइडिया लेना कि क्या ये कंपनी जो है ये मुझे ग्रो होती हुई दिख रही है, तो क्या होंगी वो 2 चीज़ें, या एक या 2 चीज़ें? मैं आपको बहुत आसान 3 हाँ, चीज़ें आसान। पहली, बोरी की प्राइस। अच्छा, सही है, जो चीज़ बिक रही है उसकी कीमत क्या है। सही है। वो नीचे तो नहीं आ रही, अगर यहाँ भी रुकी रहे कोई मसला नहीं है, तो नीचे अगर आए भी तो ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ आपने देखनी है अगले 6 महीने। दूसरा, फिर उसको बनाने के लिए ख़र्चा, कोयला, कोल की इम्पोर्टेड प्राइस वो भी नीचे आ रही है।
अभी तो मेरे ख्याल से $90 पे आ गई है और शायद उससे और भी नीचे आती रहे। तो ये आपने देखना है 100 से ऊपर ना जाए। सही है। ठीक है, 100 से ऊपर जाए तो फिर आपको देखना होगा थोड़ा सा कि बैग भी थोड़ा सा महंगा हो जाए ताकि प्रॉफिट सेम रहे। सही है, 2 बड़ी आसान चीज़ें आप ये मार्केट से भी देख सकते हैं, वैसे भी हर जगह से आपको पता चल जाता है। तीसरा फिर आपने जो है चीज़ देखनी सेल कितनी हो रही है, और वो हर महीने जो है ना नंबर आ जाता है कि किस कंपनी ने कितना बेचा, तो वो आप देखते रहें कि वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होगा। बस सही इसके है, अलावा बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ज़बरदस्त। इसके अलावा कोई सेक्टर अगर आप बात करना इसके चाहें? अलावा मैं आपको 2 और सेक्टर्स बताता हूँ और उसमें कंपनीज भी बताता हूँ। फार्मास्यूटिकल्स में गवर्नमेंट ने आज से तकरीबन 1 साल पहले डीरेगुलेशन कर दी थी, यानी कि आप अपनी मर्ज़ी पे नॉन एसेंशियल मेडिसिन उसकी प्राइस रख सकते हैं। अब थोड़ी थोड़ी प्राइसेस जो है मेडिसिन की बढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, एवरेज 10 से 12% बढ़ी हैं नॉन एसेंशियल्स की। नॉन एसेंशियल वो होती हैं जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं होते, तो विटामिन हो गए, इस तरह की डिफरेंट दवाइयाँ जो हैं उसकी आप प्राइस अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो जब आप अपनी मर्ज़ी से प्राइस रख सकते हैं तो फिर वो कंपनी जिसका ब्रांड स्ट्रॉन्ग है उसकी मेडिसिन जो है एक नॉर्मल कंपनी जो कि इतनी मशहूर नहीं है उससे प्राइस वो ज़्यादा चार्ज कर सकती है। यानी कि लेट से एक मेडिसिन है CAC, कैल्शियम सप्लीमेंट। सही है, अब ज़्यादातर ये यूज़ होती है प्रेग्नेंट वुमेन में। सही है, अब उसमें अगर एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है जिस पे आपको ट्रस्ट है, वो अगर आपको 110 रुपये का मिल रहा है, और दूसरा जो उसका बिल्कुल ही जेनेरिक वर्जन है जिसमें केमिकल वही है लेकिन आपको ट्रस्ट नहीं है, वो 100 रुपये का मिल रहा है, आप बताएं आप कौन सा लेंगे? 110 वाला। 110 वाला लेंगे ना, आपको इतनी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी आप इतना बड़ा रिस्क लें। सही है। सही है, तो जो इस तरह की ब्रांड्स होती हैं ना, अब लेट से दोनों कंपनीज को उसको बनाने में 80 रुपये लगते हैं। ठीक है, अब लोग तो ऐसे सोचते हैं 10 रुपये का फ़र्क है, इससे क्या होता है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, लेकिन दोनों कंपनीज अगर 80 रुपये में वो बनाती हैं तो जो ब्रांडेड वाली कंपनी है वो 30 रुपये कमा रही है, जो नहीं है ब्रांडेड वो 20 रुपये कमा रही है, इसका प्रॉफिट 50% ज़्यादा है। तो थोड़ी सी भी जो प्राइसिंग पावर होती है ना उससे प्रॉफिट पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है। सही। तो वो कंपनीज जिनका ब्रांड स्ट्रॉन्ग है ना, वो अब जब अलाउ हुआ है कि आप अपनी प्राइस इंक्रीज़ कर सकते हो, तो वो प्राइस इंक्रीज़ करने के चांसेस फ्यूचर के ज़्यादा हैं। ठीक है। हाँ, और दूसरा इसमें जैसे हमने सीमेंट में देखा कि चीज़ बिकती कितने पे है, बनती कितने में है, तो फार्मास्यूटिकल्स में सारी चीज़ें होती हैं ज़्यादातर इंपोर्टेड होती हैं, तो उसमें डॉलर की भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि आप बाहर से चीज़ मंगा रहे हैं, डॉलर कितने का है, तो डॉलर पैरिटी भी जो है बड़ी स्टेबल नज़र आ रही है, तो इस वजह से इनकी जो कॉस्ट है वो भी बड़ी स्टेबल है, तो जो भी ये लोग प्राइस इंक्रीज़ करते हैं ना वो प्रॉफिट में आ जाता है। ओके, तो मतलब सो इसमें 3 सेक्टर हो गए। हाँ, इसमें हम फिर देख सकते हैं, जैसे हमने ब्रांडेड की बात की ना, वैसे तो इसका जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप देखें मार्केट में कौन सी मेडिसिन किस प्राइस पे मिल रही है, और हर कंपनी की जो टॉप प्रोडक्ट्स है ना, जो सबसे ज़्यादा जो है उसका रेवेन्यू होता है, सबसे ज़्यादा बिकती हैं, जैसे पैनाडोल बहुत बिकती है, ऑगमेंटन बहुत बिकती है, इसी तरीके से आप कह सकते हैं हाइड्रोलिन बहुत बिकती है, तो ऐसी ब्रांड जो कि अरबों रुपए में जिनका रेवेन्यू होता है, उनकी जब प्राइस इंक्रीज़ होती है ना तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। ठीक है। और आसान तरीका इसका ये है, जनरली अगर आप सोचें कि जितनी बड़ी ब्रांडेड कंपनी है ना उसके चांसेस ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस ज़्यादा हैं। तो हमारे हिसाब से इसमें अगेन नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, बट हेलियन और GSK पाकिस्तान जो है ना उनके ब्रांड्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, मतलब उनके ब्रांड्स जो है ना वो अच्छे डॉक्टर्स लिख के देते हैं, खुद लिख के देते हैं। सही। मतलब उनको प्रमोशन करने की उतनी ज़रूरत नहीं होती। 10 बिलियन के ब्रांड्स हैं। पाकिस्तान में पैनाडोल जो है 25 बिलियन की बिकती है एक साल। अच्छा, वो हर पान वाले के खोखे पे भी मिल जाती है। अब आप बताएं पैनाडोल अगर 2 रुपये 80 पैसे की एक हो या 3 रुपये की हो, आपको कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। कंपनी के प्रॉफिट में बहुत फर्क पड़ जाता है। सही। तो वो प्राइसिंग पावर है उनके पास। ठीक है, तो मतलब ये भी बड़ा आसान था मेरे लिए इसको इस तरह समझना कि भाई फार्मा जो है वो, वॉरेन बफे की अगर इसमें एग्जांपल डालें ना तो उन्होंने एक चॉकलेट बनाने वाली कंपनी खरीदी। अच्छा। हाँ, ब्रांडेड चॉकलेट जो होती है ना, और उसके पीछे रैशनल ये था कि कोई भी बर्थडे है या आप किसी के घर जा रहे हैं, एक चॉकलेट जो है वो 400 रुपये की है, एक 500 रुपये की है। सबको पता है कि 500 वाली जो है ना अच्छी है, मतलब आप वो गिफ्ट दोगे तो आप अच्छे समझे जाओगे, तो 400 वाली कोई नहीं लेगा या कम लोग लेंगे। सही। तो जिस चीज़ में थोड़ा सा हेल्थ का इशू आ जाए या उससे जो है कोई एक और सिग्नल जाता हो, तो आप हमेशा उस ऑप्शन पे जाते हो, अच्छा वाले ऑप्शन। ठीक है, मतलब तो उससे जो है ना उस कंपनी के पास प्राइसिंग पावर आ जाती है कि अगर वो थोड़ी सी प्राइस बढ़ा भी देना फिर भी लोग लेंगे। गुड। और कंपनी के प्रॉफिट बढ़ जाता है। सही, चलें, मेक सेंस। तो ये हमारे 3 हो गए सेक्टर। चलें, एक बोनस भी जो है हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं। वो थोड़ा रिलेटेड है पाकिस्तान की गैस सर्कुलर डेट से। अच्छा। पाकिस्तान में ना पिछले 10 साल अगर हर साल 3000 अरब की गैस की कॉस्ट होती थी ना, तो जो बिल कलेक्ट होते थे वो होते थे 2500 अरब।
तो जितना प्रॉफिट होता था ना कंपनी का, OGDC और PPL स्पेशली, उनका सारा प्रॉफिट जो है ना सर्कुलेट में चला जाता, यानी कि कैश प्रॉफिट ज़ीरो। इस पर हमने डिटेल वीडियो भी बनाई है, आप वो भी देखिएगा। तो जब आपको अपना प्रॉफिट ही नहीं मिले, जैसे कि हमने अभी बात की 100 रुपये की चीज़ बिकती है, 80 रुपये उसकी कॉस्ट है, तो जो आपको 100 के बजाय अगर 80 भी मिलेंगे तो आपका तो सारा प्रॉफिट जो है वो एक तरह से उधार में चला गया। तो जब आपके पास वो नहीं आता, फिर आप अगला वेल नहीं ड्रिल करते, आपकी प्रोडक्शन नीचे होने लग जाती है, सारी जो है आपकी इकोनॉमिक्स ख़राब होने लग जाती है। तो अब पिछले 1.5 साल से, 1 से 1.5 साल से इनके जो हैं कैश प्रॉफिट्स बिल्कुल ठीक हो गए हैं। ठीक है। तो जब इनके कैश प्रॉफिट्स ठीक होते हैं ना, फिर इनके पी रेशोज़ भी अच्छे हो जाते हैं। तो इन दोनों कंपनीज़ की अगर अर्निंग्स पे आप एक डिसेंट पी रेशो लगाएं और ये अज्यूम करें कि कैश प्रॉफिट आगे ठीक रहेंगे, इसको ट्रैक करने का भी बड़ा आसान तरीका है, अगेन वीडियो में बताया हुआ है। तो ये 2 कंपनीज़ भी बहुत अच्छी टर्न अराउंड स्टोरीज़ हैं। और इसके पीछे बहुत लोग कहते हैं कि मैं गवर्नमेंट वाले सेक्टर में इन्वॉल्व नहीं करता, मुझे नहीं पता गवर्नमेंट ने क्या करना है। तो इसकी कन्विक्शन आपको यहाँ से मिलती है कि हर IMF रिव्यू में गैस सर्कुलर डेट जो है ना वो कंडीशन होती है। ठीक। पहले बिजली के बिल होते थे, क्योंकि बिजली की जो सर्कुलर डेट थी ना उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा थी, गैस की कम होती थी। सही। अब जो है गैस की अमाउंट इतनी ज़्यादा हो गई है, इसी वजह से हर 6 महीने में गैस की प्राइसेस भी रिवाइज होती हैं, और जो भी उसमें सर्कुलर डेट होती है ना वो जो है आपको पास ऑन करनी होती है। तो बहुत अच्छे चांसेस हैं, इसलिए नहीं कि गवर्नमेंट जो है उसकी पॉलिसी बदल गई है, बट क्योंकि IMF का इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है ना, तो इस चीज़ के चांसेस हैं कि कैश प्रॉफिट्स आगे ठीक रहेंगे। ठीक। तो OGDC PPL भी जो है वो एक अच्छी टर्न अराउंड स्टोरी लग रही है। अच्छा, चलें, ये तो एक ज़बरदस्त बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो की गाइडेंस मिल गई है, लेकिन पब्लिक के लिए आप अपनी रिसर्च बिल्कुल इस पे करें और फिर कोई डिसीजन लें। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। उसके अलावा जो बात मैंने पहले बोली थी कि कभी भी आपने एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ योर सेविंग से ज़्यादा किसी भी इंस्ट्रूमेंट में नहीं जाना, तो उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप समझते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा अब्दुर्रहमान भाई, अब आप ज़रा ये बताएं कि मेरे ख्याल में 10 महीने 1 साल हो गया यूट्यूब चैनल को, और माशाल्लाह से आपका ब्रेन चाइल्ड ARN फाइनेंशियल्स भी अब 1 साल का होने वाला है। तो कुछ अपडेट्स उसके बारे में, कैसी रही है जर्नी, कैसे मैनेज करा, मतलब एक पहली बार एक बिज़नेस को आप जनरेट कर रहे हैं एक इस नीश के अंदर, तो कैसा एक्सपीरियंस था, कितने लोग जुड़े साथ, कितने क्लाइंट्स जो हैं वो अभी आपके पास हैं, कुछ उसमें अगर आप अपडेट्स देना चाहिए, बताना चाहिए, जो 1 साल की जर्नी थी कैसी रही वो? जर्नी तो बहुत इंजॉयबल, लर्निंग और फुल ऑफ एनर्जी। अच्छा। मतलब जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं ना, वो ऐसा फील होता है कि मतलब बहुत ही स्पेशल लोग हैं। सही। क्योंकि जो लोग आपके साथ शुरू में जुड़ते हैं वो तो मतलब आपके साथ पूरी जो है ना लाइफ लॉन्ग उनकी एसोसिएशन बन जाती है। तो हमने जब स्टार्ट किया था, टारगेट 2 ही थे। टारगेट पहला था इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड। हमने ये पक्का वादा किया था अपने आप से कि हम लोग जिस चीज़ में भी इन्वेस्ट करेंगे ना, उसकी नॉलेज जो है ना सबको बताएंगे। क्योंकि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखें स्टॉक मार्केट के, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोगों का एक्सपीरियंस बुरा है। इसका मतलब है कि उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती और वो गलत डिसीजन लेते हैं। तो हम लोगों का पहला था कि हम जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे ना, वो पूरे तरीके से, सही तरीके से लोगों तक कम्युनिकेट करेंगे, ताकि कन्विक्शन लेवल जो है ना वो ऊपर जाए। सही है। और कन्विक्शन लेवल ऊपर गया है, हमें ये नज़र आता है। अच्छा। मतलब लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, 1 से 2 महीने में जब उनको नॉलेज मिलती है, थोड़े से रिजल्ट्स भी देखते हैं, तो हमारे पास आके कहते हैं कि अब हमने अपना पोर्टफोलियो बढ़ाना है। अच्छा। मतलब कि वो कहते हैं हमारी परसेंटेज ऑफ सेविंग्स जो है ना, अब हमें चीज़ें समझ आने लग गई हैं, हमें थोड़ी सी बढ़ानी है स्टॉक मार्केट में, हमें सारी चीज़ें समझ आ गई, हमें आउटलुक भी अच्छी लग रही है। और ये हर लेवल पे होता है। जिस बंदे का 10 लाख का पोर्टफोलियो था, वो कहता है मैंने 20 से 25 पे जाना है, मेरी सेविंग्स 1 करोड़ की है, मैंने 10 से शुरू किया था, अब मुझे 25-30 लाख रुपए लगाने हैं। और आपको यकीन नहीं आएगा, ये जो पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन है ना, उनके साथ भी होता है। उनकी भी जो नॉलेज थी ना स्टॉक मार्केट की, वो उतनी अच्छी नहीं थी, और बहुत दफ़ा तो उनकी अपनी लिस्टेड कंपनी भी होती थी। तो जो हमारे पास पोर्टफोलियो है, लेट्स से 100-150 मिलियन के भी होते हैं, वो भी जो है 500-600 पे जाते हैं। जब वो थोड़ा सा रिटर्न्स देखते हैं, कंपनी के बारे में और इन्फॉर्मेशन आती है, और उनको समझ आता है कि ये बिज़नेस तो ऐसी है जैसे हम अपना कर रहे हैं, और अगर मुझे इसका पूरा बिज़नेस समझ आ गया तो मैं इसके साथ पार्टनर बन सकता हूँ। सही। सो हमने इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड जो है ना, बड़े अच्छे तरीके से अचीव किया है पहले साल में। इसके साथ साथ हमारा दूसरा टारगेट था कि हमने 10,000 रिटेल इन्वेस्टर्स जो है ना, उसकी एक्सपर्ट रिटेल इन्वेस्टर्स की आर्मी क्रिएट करनी है, ताकि वो आगे भी लोगों में ये सारा जो मैसेज है हमारा वो पहुँचाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अभी 1 साल भी नहीं हुआ और हमने 500 से ज़्यादा लोग जो है ना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ जो है वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि लोगों ने शुरू में बहुत अच्छा ट्रस्ट भी किया, और हमने तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लिया हुआ है। सही। यानी कि
अगर आप इसको इस तरीके से देखते हैं कि अगर आपने अपने जो दोनों मोटिव्स हैं कि अपने साथ जो लोग वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं उनको भी बेस्ट सर्विस मिले, और आपका भी जो गोल है इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड का, उसके लिए फिर आपको टीम बनानी पड़ती है। आप एक से दो लोग जो है ना वो 200 कंपनीज पे कड़ी नज़र नहीं रख सकते, और इससे फिर मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। यानी कि वो कंपनी जिसमें मैं 6 महीने पहले अगर मेरे सामने सारी चीज़ें होती मैं उस पर इन्वेस्ट कर सकता था, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम एक दो बंदे कितना ही कर सकते हैं। तो इसी वजह से हमने एक पूरी टीम डेवलप की है ऑफ 8 to 10 एनालिस्ट जो कि हर कंपनी को जो है ना डिटेल में देखते हैं, ताकि हमारी कोई भी मिस्ड अपॉर्चुनिटी ना हो। सही। हमारी जब मिस्ड अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो हमारे फिर जो रिटर्न्स हैं वो ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं, और हम जो स्टॉक मार्केट का नॉर्मल रिटर्न आ रहा होता है उससे ज़्यादा लेकर आते हैं। सही। और बहुत ज़्यादा लोग जो है ये भी सोच रखते हैं कि नहीं हर हर अपॉर्चुनिटी में तो आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते, कुछ ना कुछ तो मिस होगा। लेकिन हमने अपना पूरा एक पिछले 2 महीने में आउट परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क बनाया है कि अगर हमने कंसिस्टेंट बेसिस पे स्टॉक मार्केट से ज़्यादा रिटर्न लेकर आना है, सारी कंपनीज़ को डिटेल में देखना है, तो उसके लिए ये 3-3 4-4 स्टेप्स हैं जो कि हमने हर महीने करने हैं। अपने लिए एक डिसिप्लिन क्रिएट किया है। जैसे आपने फायर का बताया ना कि एक जो है वो गोल होता है, तो उस तरीके से हमने पूरा आउट परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क बनाया है, जिसके बाद हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि अगले सालों में भी 10 में से 7 से 8 साल जो है ना हम लोग आउट परफॉर्म करेंगे। और उसका कोई इसमें ऐसे नहीं होता कि कोई जीनियस होता है और वो आउट परफॉर्म करता है। इसका सिर्फ एक तरीका है कि कोई भी मिस्ड अपॉर्चुनिटी ना हो। एक कंपनी जो है ना आपकी रिसर्च हुई होनी चाहिए, ताकि अगर आपको उस पर डिसीजन लेना हो, अब लोगों ने देखा तो है हम लोग बिज़नेस को तो ओनर्स की तरह अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा कंपनीज होती हैं तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाती हैं। तो इसको टैकल करने के लिए और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों ने एक पूरी टीम जो है ना वैल्यू इन्वेस्टर्स की, और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे लोग हमारे साथ मिल गए हैं जिन्होंने बहुत यंग हैं और सब उन्होंने वॉरेन बफे की बुक्स भी पढ़ी हुई हैं। मतलब उनका जो पूरा माइंडसेट है वो हमसे मैच करता है। ज़बरदस्त। तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, हम भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अगले साल में हमारा टारगेट है कि ये जो हम वेल्थ क्रिएशन की जर्नी आज 500 लोगों के साथ कर रहे हैं, ये हम 2000 लोगों के साथ करें। अमेजिंग। हाँ, तो ये हमारी जो एक सर्विस थी, एडवाइजरी सर्विस, ये उसके रिलेटेड जो हमने चीज़ें इंप्लीमेंट की हैं। इसके अलावा हमारा इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास होता है उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं या अपनी कन्विक्शन लेवल को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। उसमें भी हमारा ये गोल था कि हम अपनी पूरी नॉलेज जो है ना वो ट्रांसफ़र कर दें। तो हमने जितनी भी डिटेल में सारी कंपनीज पढ़ते हैं वो उनको एक्सप्लेन करते हैं उस इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में। सही। इसमें भी अगेन टीम का बहुत रोल है। जिस तरह से हमारी नंबर ऑफ कंपनीज एक्सपेंड हो रही हैं, तो हमारा इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास है उसकी भी क्वालिटी ऊपर जाती जा रही है। सही। और ऑलरेडी हम लोगों का जैसे बैच 2 चल रहा है, हमने एक नया फीचर ऐड किया था कि हमारे जो डेडिकेटेड एनालिस्ट होते हैं ना वो भी हर चीज़ आपको और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। सही। तो उसके सबके जो फ्रूट्स हैं ना बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक्साइटमेंट और थोड़ी बहुत फुलफिलमेंट फील होती है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील होती है कि अगले साल में जो है और लोगों तक जो है ना ये आवाज़ पहुंचानी है। मतलब हम लोगों का टारगेट है, अगर हम लेट से 10,000 रिटेल इन्वेस्टर्स तक पहुंचते हैं तो एक तरह से 2.5 लाख लोगों तक हमारी जो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग या जिस तरीके से हम लोग वेल्थ क्रिएशन पे आपको गाइड करते हैं वो हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और वो बड़ा अच्छा नंबर है। पाकिस्तान में आज आप देखेंगे तो 3 लाख ही स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर अकाउंट्स हैं। तो इंशाल्लाह अगले 4-5 सालों में ये हमारा टारगेट है। तो हमने ये जो स्टॉक मार्केट को एक्सप्लेन करने का जो थीम था पूरा, ये तो बड़े अच्छे तरीके से कवर कर लिया। इसमें अगर हम जैसे आप अभी हम बात कर रहे थे जो फाइनेंशियल लिटरेसी वाली वीडियोस है ना वो अगर ऐड हो जाएंगी ना तो आई थिंक जो पूरा पैकेज होता है ना वो लोगों को ARN फाइनेंशियल से मिल जाएगा। ठीक है। नहीं बिल्कुल, बल्कि जो आपकी इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास है उसमें तो मैंने जो है वो बैच 1 के साथ अच्छा खासा काम भी किया और बड़ा मज़ा आया। आज भी जो है वो पायनियर जो उसके हैं वो मतलब एक अच्छी बड़ी ज़बरदस्त हमारी कम्युनिटी बन गई है वहाँ पे। तो बिल्कुल इसके अंदर हम ऐसा कर सकते हैं कि यूट्यूब के ऊपर भी जो फाइनेंशियल लिटरेसी वाला पार्ट है उसको भी हम थोड़ा और जो है ना वो पुश करें। तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा। नहीं, आप सब ने जो है ना कमेंट्स में हमें बताना है कि आप किस टॉपिक पे जो है ना हमारे से एक डिटेल्ड गाइडेंस, जो भी चीज़ आपके माइंड में आ रही हो ना जो आपको तंग कर रही हो वो आपने ज़रूर मेंशन करना है। सही। अच्छा, ये तो बातें तो हमारी जिस तरह पिछला हमारा पॉडकास्ट चलती रहेंगी, लेकिन एक बात मैं यहाँ पर बड़ी इम्पॉर्टेंट कहना चाहता हूँ या आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मतलब मेरे उस्ताद, अभी मैंने पिछले महीने शायद उनका पॉडकास्ट सुना एक, और उसमें उन्होंने एक बात कही कि आपकी जहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है ना आपका दिल भी वहीं लगा रहता है।
तो अगर आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स इसी दुनिया में होंगी तो आपका दिल भी इसी दुनिया में लगा रहेगा। तो आप कोशिश करें कि, बल्कि कोशिश नहीं, इस बात को आप यकीनी बनाएं कि आपका एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो यहाँ का हो और एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वहाँ का हो जहाँ पे आपका असल दिल लगना चाहिए। तो बस इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। आई होप आपको भी इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली होगी, और अगर आप अभी तक ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो आपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना है कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो अम्मान ने अपनी जर्नी की शेयर की, और शायद आपके जो दिल में है वो थोड़ी सी आपको हिचकिचाहट महसूस हो रही थी और अब वो क्लियर हो गई, और फ्यूचर में जो है आप किस पर्टिकुलर टॉपिक पे थोड़ी और गाइडेंस देखना चाहेंगे। तो इस पॉडकास्ट को आज के लिए जो है वो इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।